ये वीडियो बीएससी या बीएससी बीएड सेकंड ईयर के लिए है। ठीक है, सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर पेपर सेकंड चल रहा है अपना। पेपर सेकंड गणितीय भौतिकी की यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 4 का ये लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर के अंदर टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे अपन। टॉपिक नंबर 2 जो है उसके 2 भाग है। मैंने लिखवाए थे टॉपिक, उसमें लिखवाया था टॉपिक नंबर 2 के 2 भाग है। 2 का पहला भाग है बेलनी निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, और 2 का दूसरा भाग है बेलनाकार अनुनादी कोटर। तो अपन पहला भाग देख रहे हैं बेलनी निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। तो आपका टॉपिक पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि अब अपन को किससे काम है, हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण से काम है, और उसको बेलनी निर्देशांकों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप टॉपिक देखिए दोबारा से, बेलनी निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। तो हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण जो है आप जानते हैं, अपन ने पहले लेक्चर में बताया था हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। तो हम जानते हैं हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण निम्न होता है, हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण निम्न होता है। हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण निम्न होता है। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण निम्न होता है। क्या होता है हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण? डेल स्क्वायर साइन प्लस के स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0। ये आपका हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण है। यहाँ पे जो डेल स्क्वायर है, यहाँ डेल स्क्वायर जो है वो क्या कहलाता है, लाप्लास संकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? लाप्लास संकारक, जो आप जानते हो। लेकिन एग्जाम के अंदर एक टॉपिक ही आता है, और उस आप पहले से क्या जानते हो उसको एग्जाम में कैसे जानेगा? आप कॉपी के अंदर क्या लिखोगे उस टॉपिक में, वो एग्जामिनर को पता रहेगा कि बच्चे को क्या नॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ डेल स्क्वायर लाप्लास संकारक कहलाता है। अब आपको जो इस समीकरण को कौन से निर्देश तंत्र में कन्वर्ट करना है, बेलनी निर्देशांकों में। तो इस डेल स्क्वायर का मान बेलनी निर्देशांकों में अपन कैलकुलेट करेंगे। तो बेलनी निर्देशांकों में आपको डेल स्क्वायर का मान डायरेक्ट याद होना चाहिए था। अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र से इसको आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में जो लाप्लास संकारक है उससे निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में लाप्लास संकारक, लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में लाप्लास संकारक निम्न होता है, निम्न होता है। इधर वाली बोर्ड को अपन जो है आगे काम में ले लेंगे दूसरे लिखने के लिए, इसलिए इसको जो है नहीं बोलेंगे। ठीक है, लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में लाप्लास संकारक निम्न होता है। क्या होता है? डेल स्क्वायर इक्वल टू 1/h1 h2 h3। ये मैंने आपको बता रखा है, डेल अपॉन डेल u1। ठीक है, एक लाइन बना लो, याद करने बीच तरीके से कोई कठिन नहीं है। डेल अपॉन डेल u2 प्लस डेल अपॉन डेल u2 ब्रैकेट लाइन, डेल अपॉन डेल u2 प्लस डेल अपॉन डेल u3 ब्रैकेट लाइन किया। ओके, देखो यहाँ पर आ जाएगा h1, यहाँ पर आ जाएगा h2, यहाँ पर आ जाएगा h3। अब h1 नीचे आ गया तो h2 और h3 ऊपर आ जाएंगे। 2 ऊपर आ गया तो 3 और 1 आ जाएंगे, और 3 नीचे आ गया तो 1 और 2 ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये डेल स्क्वायर यहाँ अब आपको बेलनी निर्देश तंत्र में कन्वर्ट करना है। तो बेलनी निर्देश तंत्र के लिए, बेलनी निर्देश तंत्र के लिए, बेलनी निर्देश तंत्र के लिए u1 u2 u3 h1 h2 h3। ठीक है, बेलनी निर्देश तंत्र के लिए u1 u2 u3 होते हैं रो 5 z 1, रो 5 z होता है u1 u2 u3 तो, और h1 होता है 1, h2 रो, h3
इसमें पुट करेंगे तो डेल स्क्वायर आपके पास क्या होगा, अतः डेल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, अच्छा बेलनी निर्देश तंत्र के लिए लाप्लास समीकरण, बेलनी निर्देश तंत्र के लिए, बेलनी निर्देश तंत्र के लिए लाप्लास संकारक, लाप्लास बेलनी निर्देश तंत्र के लिए लाप्लास संकारक निम्न होगा, क्या होगा, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वैल्यू रखेंगे अपन x1 x2 x3 की रखेंगे, पहले ये जो डब्बे वब्बे हैं ये बना लेते हैं, डेल अपॉन डेल u1 की रखेंगे, इस डब्बे को आप बना लीजिए, डेल अपॉन डेल u1 की रखेंगे, x1 x2 x3 की रखेंगे, प्लस डेल अपॉन डेल u2 की रखेंगे, ठीक है, ये लाइन बना लिया, डेल अपॉन डेल u2 की रखेंगे, प्लस डेल अपॉन डेल u3 की रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x1 x2 x3 का आएगा डेल अपॉन डेल u3 की रखेंगे, ठीक है, और ये देखिए अभी मैंने वैल्यू ना तो u1 u2 u3 की रखी है, ना h1 h2 h3 की रखी, अब रख देते हैं अपन वैल्यू, यहाँ क्या है 1 h1 h2 h3, यानी कि 1 h1 की जगह 1, h2 की जगह रो, h3 की जगह 1, ठीक है, u1 रो, h1 की जगह क्या आ जाएगा 1 रो 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा u2 की जगह 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास h2 की जगह रो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 1 यानी 1 into 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 5, 3 की जगह क्या आ जाएगा 1 और 1 into, और आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब देखिए आप इसको सॉल्व करिए आप, तो डेल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 अपॉन रो, ये 1 अपॉन रो बन जाएगा कैलकुलेट होके, ठीक है, और 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो, 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रो डेल अपॉन डेल रो, प्लस डेल अपॉन डेल 5 और 1 अपॉन रो, यहाँ भी 5 आएगा, डेल अपॉन डेल 5, ये जेड है, जेड सॉरी ये यहाँ पे लिखेंगे जेड, क्या लिखेंगे जेड, ठीक है, तो डेल प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है, रो डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है, ये आ गया आपके पास, क्लियर। आप देखिए अब डेल स्क्वायर इक्वल टू यहां से 1 अपॉन रो, एक मिनट देखिए आप, ये तो हालांकि यहाँ पे तो रो के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो ना तो रो बाहर आ सकता है, ना डेल अपॉन डेल रो बाहर आ सकता है, लेकिन इसमें जो है इसमें 5 के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो 1 अपॉन रो जो है वो बाहर आ जाएगा, 5 के सापेक्ष अवकलन होने की वजह से 1 अपॉन रो बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो 1 अपॉन रो और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल 5 स्क्वायर, दोनों मिलके। इसी तरीके से यहाँ पर जेड के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, और जेड के सापेक्ष अवकलन होने की वजह से रो जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो रो बाहर आ गया और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 1 अपॉन रो है इसको आप सब तीनों पदों में गुणा कर दो, तीनों में गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो और रो डेल अपॉन डेल रो। यहाँ देखिए ये 1 अपॉन रो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल 5 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर रो से रो कैंसिल हो जाएगा और डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास डेल स्क्वायर का मान आ गया, कौन से निर्देश तंत्र के लिए, बेलनी निर्देश तंत्र के लिए। अब आप इसमें एक काम और कर सकते हो कि ये रो के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, ये रो के दो फलन है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा, चाहे अभी करो चाहे बाद में करो, लेकिन इससे क्या अभी कर देंगे तो दो दो पद हो जाएंगे, ठीक है, इनको बाद में कर लेंगे, जिससे क्या थोड़ा सा लिखने में लिखना कम पड़ेगा। तो वैसे अपन कर सकते थे, पहला फलन अवकलन हो रहा है तो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, ये काम अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका मान आ गया डेल स्क्वायर का मान है कौन से निर्देश तंत्र में, बेलनी निर्देश तंत्र में लाप्लास संकारक का मान है,
ये वैसे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए था, डायरेक्ट याद होना चाहिए था। तो आप क्या लिख देते, अगर मान लो आपको डायरेक्ट याद होता तो आप क्या लिख देते, हम जानते हैं कि बेलिनी निर्देश तंत्र में लाप्लास संकारक का मान निम्न होता है, और ये समीकरण नंबर 2 डायरेक्ट लिख देते। ठीक है, और डायरेक्ट ही लिखने में फायदा है क्योंकि आपका टाइम बचेगा। अब मान लो कि आप भूल जाते हो तो इसके लिए प्रक्रिया है। ठीक है, तो यह बेलिनी निर्देश तंत्र में लाप्लास संकारक का मान है, यह बेलिनी निर्देश तंत्र में लाप्लास संकारक का मान है, बेलिनी निर्देश तंत्र में लाप्लास संकारक का मान है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में वैल्यू रख दीजिए। डेल स्क्वायर की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना आपको, तो रखेंगे अपन वैल्यू। तो वैल्यू क्या आती है आपके पास, डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखिए डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है पूरी 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो डेल अपॉन डेल रो प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये तो केवल डेल स्क्वायर की वैल्यू है। आगे समीकरण क्या है, डेल स्क्वायर साइन प्लस के स्क्वायर साइन, तो ये तो मैंने डेल स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, साइन आ जाएगा प्लस के स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब ये जो साइन है ये सब में ऑपरेट होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, सबके साथ ऑपरेट होगा ये साइन, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन रो डेल रो और रो डेल साइन अपॉन डेल रो प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर आपके पास आ जाएगी 3। क्या आ जाएगी, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये आपकी बेलिनी निर्देश तंत्र में क्या आ गई, हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। बेलिनी निर्देश तंत्र में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, समीकरण 3 बेलिनी निर्देश तंत्र में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कहलाती है। बेलिनी निर्देश तंत्र में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कहलाती, बेलिनी निर्देश तंत्र में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब अपन ने, आप देखो मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, अपना टॉपिक क्या चल रहा है, बेलिनी निर्देश तंत्र में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। तो हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण ये है ही आपकी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे जो ये डेल स्क्वायर है वो लाप्लास संकारक है, इसका मान जिस निर्देश तंत्र का आप रख दोगे ये समीकरण उसी निर्देश तंत्र में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मान जो है अपन ने कौन से निर्देश तंत्र के लिए लिख दिया, बेलिनी निर्देश तंत्र के लिए बना वाला रखेंगे अपन। तो ये लांबिक वक्ररेखा निर्देश तंत्र में लाप्लास संकारक होता है। ये फर्स्ट यूनिट में इसका भी फॉर्मूला निकालते हैं, फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका ये लिखना ही जरूरी नहीं था, यहाँ पर तो डायरेक्ट याद होना जरूरी था ये वाला सूत्र। ठीक है, फिर ये वाला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन नहीं है, मान लो भूल जाते हो बाई चांस, तो ये उपाय है, आपके 2 मिनट खर्च होंगे लेकिन आप इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लांबिक वक्ररेखा निर्देश तंत्र में लाप्लास संकारक जो है ये होता है। अब यहाँ पर U1 U2 U3 बेलिनी निर्देश तंत्र के लिए होते हैं, और S1 S2 S3 जो है ये अपन ने वहां पे कैलकुलेट किए थे, फर्स्ट यूनिट में पढ़ाई थी जब कैलकुलेट किए थे। ठीक है, अब देखिए, हालांकि उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, आपने अभी तक नहीं भी पढ़ रखी है तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल इतना सा ध्यान रख लो कि बेलिनी निर्देश तंत्र के लिए 6 चीजें ये होती हैं। अब ये तो याद रख सकते हो, ये तो वहां भी पढ़ भी लोगे तब भी याद रखना ही तो पड़ेगा भाई, आप पढ़ भी लोगे तब भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो है अपन ने ये मान रख दिया, तो ये बेलिनी निर्देश तंत्र में लाप्लास संकारक आ गया। अब इसका मान आप इसमें रख दोगे वापस से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेलिनी निर्देश तंत्र में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। अगर इसी को मान लो आपको गोलियों में बनाना होता तो यहाँ पे डेल स्क्वायर का मान गोलियों वाला रख देते, और कार्तीय में बनाना होता तो डेल स्क्वायर का मान कार्तीय निर्देश तंत्र वाला रख देते आप। ठीक है, तो आपने समीकरण नंबर 1, 2 और 3 समीकरण है। 1 में क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, 2 में डेल स्क्वायर का मान है, 3 में आपके पास क्या आ जाएगा, बेलिनी निर्देश तंत्र में हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। उतारिए आप इसको, लिखिए
लिख लिया होगा आपने। आगे चलते हैं हम। देखिए अब आपको इस समीकरण का हल ज्ञात करना है। इस समीकरण का हल ज्ञात करना है, यानी कि आपको साइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ठीक है, मिटा देता हूं मैं। देखिए आप लिखोगे कि समीकरण 3 का हल ज्ञात करने के लिए चरों के पृथक्करण विधि। समीकरण 3 का हल ज्ञात करने के लिए चरों की पृथक्करण विधि। चरों की पृथक्करण का उपयोग करते हैं। वेरिएबल सेपरेशन मेथड, जो अपन इस यूनिट में सारे टॉपिक्स के अंदर ही है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, यानी कि चरों के पृथक्करण विधि। अलग अलग चरों को अलग अलग कर दो आप। देखो यहाँ पर साइन जो है वो किस किस का फलन है। यहाँ साइन रो का फलन है, फाई का है, जेड का है। ठीक है, यहाँ साइन इज द फंक्शन ऑफ रो, फाई और जेड। अतः आप जो साइन है, साइन को आप क्या कह सकते हैं, साइन रो फाई जेड भी कह सकते हैं। चाहे साइन कहो चाहे साइन रो फाई जेड कहो, एक ही बात है। लेकिन इसका पूरा इसलिए अपन ने डिटेल में बता दिया कि साइन जो है रो फाई और जेड का फलन है। ठीक है, तो साइन इज द फंक्शन ऑफ रो फाई जेड। एवं इस विधि के अनुसार माना, साइन रो फाई जेड इक्वल टू आर, जो एक फलन है आर, जो कि केवल रो का फलन है, एक फलन है कैपिटल फाई, जो कि केवल फाई का फलन है, एक फलन है कैपिटल जेड, जो कि केवल जेड का फलन है। ठीक है, और इसको सुविधा के लिए अपन आर, फाई और जेड भी कह सकते हैं। या फिर समीकरण नंबर 3 तो आ गए, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, चरों के पृथक्करण विधि होगी। देखो 3, ये जो साइन है इसको अपन ने 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। आर जो कि केवल रो का फलन रहेगा, फाई जो कि केवल फाई का फलन रहेगा, जेड जो कि केवल जेड का फलन। ये भी एक साइन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि साइन को अपन ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक ऐसा साइन है जो कि रो का फलन है, जिसको अपन आर कहते हैं। एक ऐसा साइन है जो कि केवल फाई का फलन है, जिसको फाई कह रहे हैं। और एक ऐसा साइन है जो कि केवल जेड का फलन है, उसको जेड कह रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास यहां से आपने ये मान लिया। अब आप क्या करोगे, समीकरण 4 से समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 4 से समीकरण 3 में मान रखने पर, अब आपको समीकरण नंबर 3 क्या है, इसको मैं थोड़ा जो है इस तरीके से लिख लेते हैं कि अपन जो आर वगैरह है, समीकरण 3 क्या है, 1/रो। ठीक है, समीकरण 3 del रो और रो और del रो। समीकरण 3 क्या थी आपकी, del रो। तो यहाँ पर जो आप इधर देखिए, ये जो r है, r के लिए तुम ब्रैकेट काम में ले लें, ये ब्रैकेट ही काम में लेना पड़ेगा आपको। यहाँ ब्रैकेट चेंज करो पहले, तो यहाँ ब्रैकेट को चेंज कर दो आप, इस वाले ब्रैकेट को। देखो समीकरण 3 यही था आपका, यहाँ पे r था। अब r की जगह जो है वो साइन था, यहाँ पे साइन की जगह पर r फाई जेड लिखेंगे। पहले एक बार मैं समीकरण 3 को ही दोबारा लिख रहा हूँ, समीकरण 3 को ही दोबारा लिख रहा हूँ। ये समीकरण 3 का पहला पद था ये, फिर समीकरण 3 का दूसरा पद क्या है आपके पास, 1/रो
रो स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है आपके पास डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल फाई स्क्वायर, यहाँ पर साइन है, ठीक है। फिर आपके पास है डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है साइन, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस के स्क्वायर साइन, सॉरी प्लस के स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण नंबर 3 है। क्या है समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 में आप मान रखोगे, देखिए आप समीकरण 3 में समीकरण 4 से मान रखो आप, तो रखिए, देखो जहां भी साइन है ये वाले साइन, ये वाले साइन, ये वाला साइन और ये वाला साइन, साइन की जगह आप क्या लिख दो आर फाई जेड, तो 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो, ठीक है, रो डेल अपॉन डेल रो, ठीक है। इस साइन की जगह क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा आर इंटू फाई इंटू जेड, ठीक है, प्लस प्लस की जगह प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर, इस साइन की जगह क्या आ जाएगा आपके पास आर फाई जेड प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। इस साइन की जगह क्या आ जाएगा आपके पास आर फाई जेड प्लस के स्क्वायर, साइन की जगह क्या आ जाएगा आर फाई जेड इज इक्वल टू जी, जेड इक्वल टू 0। आपके पास ये आ गया। अब देखिए आप इसमें से इधर देखो, यहाँ पर रो के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, और रो का फलन कौन सा है केवल आर है, फाई और जेड जो है वो केवल वो रो के फलन नहीं है, वो ये केवल फाई का फलन है, ये केवल जेड का फलन है, तो ये ऐसे कांस्टेंट रहेंगे, तो ये बाहर आ जाएंगे, यहाँ से बाहर आएंगे, यहाँ पे पहले तो एक बार, फिर यहाँ से बाहर आने के बाद ये यहाँ भी रो के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो ये बिल्कुल ही बाहर आ जाएंगे, तो फाई और जेड जो है बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपॉन रो, ठीक है, और डेल अपॉन डेल रो, ठीक है, और रो, ठीक है, और डेल आर अपॉन डेल रो, डेल आर अपॉन डेल, ठीक है, और फाई और जेड बाहर आएंगे, क्लियर। इस वाले टर्म्स को देखिए, इस वाले टर्म में क्या होगा, इस वाले में फाई के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, दोनों बार फाई के सापेक्ष हो रहा है, तो आर और जेड ऐसे कांस्टेंट लीड करेंगे और बाहर आ जाएंगे, तो आर और जेड बाहर आ जाएंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा अपॉन रो स्क्वायर और डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहेगा आर और फाई, आर और फाई बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर कैपिटल जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस के स्क्वायर, ठीक है, और ये तो बिल्कुल कोई भी बात परिवर्तन हुआ आर फाई जेड इक्वल टू 0। इसमें अगर आपको बीच में लाइन लिखने में परेशानी आई है तो इसको यही लिख देता हूं मैं, के स्क्वायर आर फाई जेड इज इक्वल टू 0, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर से टर्न कर देंगे, इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास बन गया है। समीकरण 3 4 पहले आ चुके हैं, तो ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, इस समीकरण नंबर को रहने दो इसको, ये आ गया आपके पास। इस समीकरण में आप क्या कर दो, सेम विधि काम में ले लो, ये विधि पहले भी काम में ले चुके हो आप। इस समीकरण में r इंटू फाई इंटू जेड से भाग देने पर, r फाई जेड से भाग दीजिए, अब इसमें r फाई जेड से भाग लीजिए, तो देखिए भाग, आप एक काम करो, या तो पहले एक बार जो है सब पूरे समीकरण को ऐसे ऐसे लिख लो, फिर r फाई जेड सब में लगा देना, जिससे आपको गलत होने की संभावना बच जाएगी। तो फाई जेड, देखो पूरे समीकरण को, ये कैपिटल फाई है, फाई जेड अपॉन जो है अपॉन रो, ठीक है, यहाँ आर फाई जेड लिखने के लिए जगह छोड़ना, ठीक है, डेल अपॉन डेल रो, ठीक है, और रो डेल आर अपॉन डेल रो, ठीक है, प्लस आर जेड रो स्क्वायर, ठीक है, डेल स्क्वायर आर इंटू जेड, डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर फाई, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, डेल स्क्वायर कैपिटल जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर,
प्लस के स्क्वायर आर फाइव जेड इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण में आर फाइव जेड का भाग देंगे अपन, तो आर फाइव जेड को जो है यहाँ लिख देते हैं अपन आर इंटू फाइव इंटू जेड, यहाँ लिख देते हैं आर इंटू फाइव इंटू जेड, ठीक है। इसमें भी लिख देते हैं आर इंटू फाइव इंटू जेड, थोड़ी जगह लेकर चलना, ठीक है। यहाँ भी अपन क्या लिख देते हैं आर इंटू फाइव इंटू जेड, ठीक है। और ये जो इक्वल टू का 0 है इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भाग लगेगा, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू 0 अपॉन आर फाइव जेड। अब अपन आर फाइव जेड का भाग दे देंगे, देखो तो आर फाइव जेड का भाग देंगे तो फाइव जेड से फाइव जेड क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा अपने पास 1 अपॉन आर रो, ठीक है, डेल अपॉन डेल रो और रो डेल आर अपॉन डेल रो, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर और जेड कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 5 और रो स्क्वायर डेल स्क्वायर कैपिटल 5 अपॉन डेल 5 स्क्वायर। यहाँ देखिए आर और फाइव कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर कैपिटल जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा आर बाई जेड से आर बाई जेड कैंसिल के स्क्वायर और 0 में सबका भाग लग के इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास, क्लियर। अब देखो आप यहां तक हो गया अपना। इस समीकरण का ये जो तीसरा पद है, इस समीकरण का तीसरा पद जो है इसको अपन नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। इस समीकरण का तीसरा जो पद है ये केवल जेड का फलन है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ठीक है। तो इस समीकरण का तीसरा पद केवल जेड का फलन है, ठीक है। तो इस समीकरण का तीसरा पद केवल जेड का फलन है। समीकरण 5 का तीसरा पद केवल जेड का फलन है, केवल जेड का फलन है। अतः रो और फाई में आप चेंज करोगे तो इस तीसरे पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः रो व फाई में कोई परिवर्तन करने से, रो और फाई में कोई भी परिवर्तन करने से तीसरे पद में या इस पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः यह एक नियतांक की भांति व्यवहार करेगा, अतः यह एक नियतांक की भांति व्यवहार करेगा, नियतांक की भांति व्यवहार करेगा। अतः इसे नियतांक माइनस ऑफ एन स्क्वायर के, इसे नियतांक माइनस ऑफ एन स्क्वायर ले लो चाहे माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर, अतः इसे नियतांक माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर के बराबर लेने पर अर्थात, ठीक है, अर्थात 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर कैपिटल जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर। समीकरण नंबर 6। जिस लाइन को जहां मैं चेंज कर रहा हूं बिल्कुल वैसे के वैसे वो लाइन रहनी चाहिए, उसमें आपको अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो उतार लीजिए इसको, एक एक चीज को समझ के उतारेंगे आप, बिल्कुल स्पष्ट। और कॉपी को बिल्कुल घिच-पिच नहीं बनाओगे, खुले बिल्कुल ढंग से लिखेंगे। एक बार वीडियो को केवल पढ़कर समझोगे, दूसरी बार में आप उतारा करो, ठीक है, मेरी ये सलाह है। एक बार पूरी को पढ़ा करो फिर दूसरी बार में उतारा करो, दूसरी बार चलाकर, ठीक है।
लिख लिया होगा आपने ये। देखिए इधर देखिए, अब इसमें देखो आप, इसमें दो चीजें हैं। एक तो इस माइनस और बीटा स्क्वायर को लिखकर इसकी जगह आपको एक नया समीकरण तैयार करना है, एक इसके साथ साथ एक इसका हल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चाहे आप पहले समीकरण तैयार कर लो। अतः समीकरण 6 से आप मान रख दोगे, समीकरण 6 से आप मान रखोगे समीकरण नंबर 5 में, 6 से 5 में मान रखोगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, समीकरण 6 से 5 में मान रखोगे तो 1/r रो डेल अपॉन डेल रो, ठीक है, r डेल r अपॉन डेल रो, ठीक है, प्लस 1/कैपिटल रो स्क्वायर, ठीक है, डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। इसकी जगह आप लिख दोगे माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 0 आ गया। क्लियर। अब देखो आप यहां पर, अब ये दूसरा पद है, पहला पद आ रही है, पहला पद सॉरी रो का फलन है, लेकिन दूसरे पद में ये रो स्क्वायर आ रहा है। अगर ये रो स्क्वायर हट जाए दूसरे पद में से, अगर ये दूसरे पद में से रो स्क्वायर हट जाए, तो ये जो पूरा, ये जो दूसरा पद है वो फाई फाई का फलन बन जाएगा। तो आप क्या करो, पूरे समीकरण इसको इससे गुणा कर दो, रो स्क्वायर से गुणा कर दो। इस समीकरण को रो स्क्वायर से गुणा करने पर, इस समीकरण को रो स्क्वायर से गुणा करने पर, करिए गुणा, रो स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक रो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा रो अपॉन आर डेल अपॉन डेल रो, ठीक है, आर डेल आर अपॉन डेल रो। यहाँ रो स्क्वायर कैंसिल, 1/कैपिटल फाई डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें से प्लस को पहले ले लेते हैं अपन, और यानी कि माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर के साथ भी क्या आएगा, रो आएगा, ठीक है, प्लस के स्क्वायर के साथ भी क्या आएगा, रो स्क्वायर से गुणा कर देते हैं ना अपन, तो बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर और के स्क्वायर रो स्क्वायर, ठीक है, और 0 के साथ रो स्क्वायर को गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब सुनिए आपके पास क्या आएगा, इसको और दोबारा से एक बार और लिखना पड़ेगा, रो अपॉन आर, ठीक है, डेल अपॉन डेल रो और आर डेल आर अपॉन डेल रो प्लस 1/कैपिटल फाई डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस इसमें से इसको पहले ले लो, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू रो स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर आपके 6 पहले आ गए, तो समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 7। कौन सा हो जाएगा, 7। अब देखो इस समीकरण 7 का दूसरा पद केवल किसका फलन है, इसमें आप यही लाइन लिखोगे, सेम टू सेम समीकरण 7 का जो पहले लिखी थी अपन ने, समीकरण 7 का दूसरा पद केवल फाई का फलन है, फाई का फलन है। अतः रो में परिवर्तन से इस पद में, रो में परिवर्तन से इस पद में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इस पद में कोई भी परिवर्तन नहीं, रो में परिवर्तन से इस पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः यह एक नियतांक की भांति व्यवहार करेगा, अतः यह सेम ये लाइन लिख रहा हूं मैं, अतः यह एक नियतांक की भांति व्यवहार करेगा, नियतांक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, अतः इसे नियतांक माइनस ऑफ एन स्क्वायर के बराबर लेने पर, माइनस ऑफ एन स्क्वायर के बराबर
लेने पर, ठीक है, अर्थात माइनस ऑफ एन स्क्वायर के बराबर लेने पर, अर्थात, ठीक है, माइनस ऑफ एन स्क्वायर के बराबर कैसे लेंगे देखिए, ठीक है, देखो, अर्थात आप इसको मान लोगे 1/कैपिटल फाई डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, आपके पास हो जाएगा समीकरण नंबर 8, ठीक है, ये समीकरण नंबर 8 हो गया आपका। एक जो आपके पास ये जो समीकरण नंबर कौन सा था जिसमें अपन ने इसको क्या माना था, माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर, समीकरण नंबर 6 था वो, ठीक है, तो वो भी अभी आपको याद रखना है क्योंकि अभी इनका सॉल्यूशन निकालना बाकी है। तो समीकरण नंबर 6 और 8 दोनों से काम रहेगा अपना, समीकरण नंबर 6 से और समीकरण नंबर 8 से, ये बाद में भी अपना काम है। अब आप एक बार 8 का मान दोबारा से साथ में रख दो, 8 का मान साथ में रखो, समीकरण 8 से मान, समीकरण 7 में 8 से मान साथ में रखने पर, 8 से मान साथ में रखो आप तो हो जाएगा रो अपॉन आर, ठीक है, डेल सॉरी रो अपॉन आर डेल अपॉन डेल रो आर डेल आर अपॉन डेल रो, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और रो स्क्वायर, ठीक है, माइनस के स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर माइनस इंटू रो स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मान अपन ने इसमें रख दिए। अब अपन क्या करेंगे, देखो इस बार इसमें अपन क्या करते हैं, रो अपॉन आर, ठीक है, डेल अपॉन डेल रो आर डेल आर अपॉन डेल रो, ठीक है, और इसमें आप क्या करो, के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर, ये तो एक साथ रहने दो, माइनस ऑफ एन स्क्वायर कर दो और इनको भी इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दीजिए इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, आर का पूरे समीकरण में गुणा कर दो, आर का पूरे समीकरण को कैपिटल आर से गुणा करने पर, पूरे समीकरण को कैपिटल आर से गुणा कर दो तो जाएगा रो डेल अपॉन डेल रो आर डेल आर अपॉन डेल रो, आर हट जाएगा ना, प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू रो स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू आर, इधर की तरफ आर आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये जो समीकरण है वो रो में बन जाएगी। आपकी एक समीकरण जो है वो जेड में है, समीकरण नंबर 6, ये जो समीकरण है ये किस में है आपकी, ये बन जाएगी आपके आर, ये इसमें बन जाएगी 5 में और ये आर में रो में बन जाएगी। लेकिन इसमें मैंने आपसे कहा था कि वो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, वो जो चीज थी वो ध्यान रखना। एक गड़बड़ मुझे लग रही है इन सब में कि यहाँ पर रो था वो आर के कब से कन्वर्ट हो गया, तो ये देख लेना, यहाँ पे रो है ना कि आर है, ये इसमें कहां से कन्वर्ट हुआ था ये ध्यान रखना है, इसमें ये रो है ना कि आर है, इन सब में ये रो है ना कि आर है, इसमें कहीं इससे आप एक बार लिखने में कोई गड़बड़ कर दी, वही जो है चलती आ रही है, ये रो है इन सब में, आप एक बार चेक कर लेंगे इसको, ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन सूत्र लगाएंगे, रो तो रहेगा ही, रो के साथ क्या आएगा, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस, अब इस रो को यहाँ भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह रहेगा, ये पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, पहले का अवकलन रो का रो के साथ अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0।
अब रो को रो के साथ गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, रो स्क्वायर डेल स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन डेल रो रो स्क्वायर बन जाएंगे, डेल स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन डेल रो स्क्वायर, ठीक है, प्लस रो डेल आर अपॉन डेल रो, ठीक है, प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए समीकरण। एक काम करो, इसको आप समीकरण नंबर 9 दे दो, इसको आप समीकरण नंबर क्या दे दो, 9। इस प्रक्रिया को बाद में लिख लेंगे अपन, एक काम करते हैं, इसको बाद में लिखेंगे क्रम वाइज, चाहे अभी भी लिख सकते हो वैसे, लेकिन इसको बाद में लिखेंगे। इसको 9 नंबर दे दो आप एक बार, 9 नंबर देके उतार लियो, पूरा उतार लिया होगा आपने, यहाँ तक उतार लो, एक बार उतार लीजिए यहाँ तक। लिख लिया। अब अपना काम क्या है, अब अपना काम है जेड में, फाइव में और रो में एक समीकरण डेवलप करना, वो समान विधि से करेंगे अपन, इसलिए जो है मैंने वो काम को बाद में पेंडिंग में रखा है। तो अब अपन लिखेंगे समीकरण 6 से, समीकरण 6 से, समीकरण 6 आपका क्या है, 1 अपॉन कैपिटल जेड डेल स्क्वायर कैपिटल जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर, ये होगा आपका समीकरण नंबर 6। इसमें आप इस जेड को जेड की तरफ गुणा कर दोगे तो डेल स्क्वायर कैपिटल जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जेड आ जाएगा, और इसको इधर की तरफ ले लिया होगा तो डेल स्क्वायर कैपिटल जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0। ये जेड में समीकरण आ गया, किसमें आ गई, जेड में, ठीक है। समीकरण नंबर पहले आपके पास कितने आ गए, 9, तो ये आ जाएगा समीकरण नंबर 10, ठीक है। यह है जेड चर में अवकल समीकरण, यह जेड की अवकल समीकरण है, यह जेड की अवकल समीकरण है, यह जेड की अवकल समीकरण बन गई। अब एक निकालने का अपन किसकी, 5 की, तो समीकरण नंबर 8 से 1 अपॉन कैपिटल 5 डेल स्क्वायर कैपिटल 5 अपॉन डेल 5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस वो सॉरी इक्वल टू माइनस ऑफ एन स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर कैपिटल 5 अपॉन डेल 5 स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर कैपिटल 5, इसको इधर की तरफ ले आएंगे तो डेल स्क्वायर कैपिटल 5 अपॉन डेल 5 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैपिटल 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कितनी बन जाएगी, 11 नंबर। यह 5 जेड के ऊपर समीकरण, 5 के ऊपर समीकरण है, ठीक है। मतलब अपन तीनों चरों के एक समीकरण निकालेंगे, फिर इन तीनों का हल ज्ञात करेंगे, वही विधि काम में ले रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने ये जो यहाँ पे लिखकर मिटवाया है ना, वो इसीलिए मिटवाया था कि एक जैसे मैंने शुरू में जेड की निकाल ली, फिर 5 की, अब रो की निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्रम वाइज क्रम हो जाएगा, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, दस ग्यारह क्रम समान हो जाएंगे, जैसे 10 11 12, तो याद रखने में सुविधा रहेगी आपको। लिख लिया होगा आपने, लिख ली होगी समीकरण आपने, ठीक है। अब आप किससे देखोगे, समीकरण 9 से, समीकरण 9 से, समीकरण 9 क्या है आपकी, रो अपॉन आर डेल अपॉन डेल रो, और यहाँ पर है आपका रो डेल आर अपॉन डेल रो, ठीक है, प्लस प्लस आपके पास आ रहा है यहाँ पे
के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू रो स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये समीकरण है। अब इसको पूरे समीकरण को वही काम करेंगे, पूरे समीकरण को कैपिटल आर से गुणा करना है। पूरे समीकरण को कैपिटल आर से गुणा करने पर करिए, पूरे समीकरण कैपिटल आर से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो डेल अपॉन डेल रो। इसको भी अपन इसके साथ साथ डेल आर, ये गड़बड़ हो गई, डेल आर अपॉन डेल रो प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैपिटल आर से। यहाँ तो कैपिटल आर कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर आ जाएगा। अब जैसे अपन कर देंगे, रो तो आएगा ही आएगा, दो पद आएंगे आपके पास, ठीक है, दोनों में रो आएगा। इसका अवकलन करेंगे ना तो दो पद आएंगे, दोनों में रो आएगा। तो पहला फलन क्या है आपका, रो इंटू दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा फलन क्या है आपका, डेल आर अपॉन डेल रो इंटू पहले का अवकलन, रो का रो के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। प्लस आपके पास आ जाएगा के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू रो स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0। अब आप रो इंटू रो करोगे तो रो स्क्वायर आ जाएगा, डेल स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन डेल रो स्क्वायर प्लस रो डेल आर अपॉन डेल रो, ठीक है, प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, रो इंटू रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पे स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो यही आ जाएगा आपके माइनस ऑफ एन स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी रो में अवकल समीकरण आ गई। किस में आ गई, रो में अवकल समीकरण। तो समीकरण नंबर 10 और 11 हो गई थी वो, तो ये और समीकरण नंबर कौन सी आ जाएगी, ये आपके पास समीकरण नंबर 12 बन जाएगी, ठीक है। इसमें एक काम और कर सकते हैं, इसको बेसल अवकल समीकरण बनानी है, इसलिए इस पूरे को अपन मान सकते हैं, माना रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू रो डैश इक्वल टू रो डैश। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, तो पूरा जो फंक्शन है सभी रो डैश में बन जाएंगे। तो ये जाएगा रो डैश स्क्वायर डेल स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन डेल रो डैश स्क्वायर प्लस रो डैश डेल आर अपॉन डेल रो डैश, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा रो डैश का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। तो 10, 11 और 12 ये रो में अवकल समीकरण आ गए, ठीक है, ये समीकरण नंबर आ गई है, ठीक है। तो इनमें से आपके पास जो है पहले हम तो दूसरे को ठीक है। तो ये आपके पास तीन समीकरण आ गई, एक तो आपके पास आ गए रो में, एक आ गई फाई में, और एक आ गई आपके पास जेड में। यह है रो में अवकल समीकरण। तो आप इनका जो मान है इनको लिख लीजिए ना एक बार, नेक्स्ट लेक्चर में इनका हल ज्ञात करेंगे अपन।